In the last lecture, we discussed about the urinary tract infections and the hematuria. और next topic is about the Henoch-Schönlein purpura. हेमाचूरिया की वैल्यूएशन वगैरह मैंने आपको बताई थी किस तरह से आपने फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री वगैरह पूछनी है पेशेंट से, और कैसे आपने जो है वो डिफरेंट पेन्स से आपने पता लगाना है कि ये जो ब्लड यूरिन में आ रहा है किस वजह से है. तो हेनॉक-शॉनलेन पर्परा में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ इसमें IgA एंटीबॉडी जो होती है ना, वो वेजल्स के ऊपर जाके इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से वैस्कुलाइटिस होता है. तो इसके नाम से पता चल रहा है हेनॉक-शॉनलेन पर्परा मतलब के बॉडी के ऊपर स्पॉट्स होंगे, ब्लीडिंग स्पॉट्स, पैल्पेबल पर्परा होगा. इसके साथ साथ आर्थराइटिस होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, इंटरसेप्शंस हो सकती हैं बच्चों में, रीनल डिजीज सिमिलर टू IgA नेफ्रोपैथी. ठीक हो गया. लैब फाइंडिंग्स में क्या होगा, प्लेटलेट काउंट हमें नॉर्मल मिलेगा. हम कहते हैं यार पता नहीं क्यों ब्लड आ रहा है, तो हम उसकी कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी. प्लेटलेट काउंट करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी. RFTs करवाएंगे, क्रेटिनिन एलिवेटेड मिलेगा, मतलब इसने हमारी किडनी को भी डैमेज करना शुरू किया हुआ है. हेमेचूरिया मिलेगा, उसमें RBC कास्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. प्रोटीन यूरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. लेकिन देखें डिफरेंट कैसे हो रहा है हेनॉक-शॉनलेन पर्परा. एक तो आर्थराइटिस, दूसरा रैशेस. पर्परा पैल्पेबल पर्परा हो रहा है बॉडी पे, बिकॉज इट इज़ IG-mediated वेस्कुलाइटिस. तो वेजल्स जो है वो बॉडी में एक जगह तो नहीं होती, मल्टीपल साइट्स पे होती हैं. ठीक है. तो वेजल्स जब उनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्पॉट्स बाहर आ जाते हैं. ट्रीटमेंट क्या होगा, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, हाइड्रेशन और एनसेट्स देंगे फॉर मोस्ट पेशेंट्स. हाइड्रेशन एंड एनसेट्स, ज़्यादा पानी पिएं. और एनसेट्स क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वेस्कुलाइटिस के लिए उसके एनसेट्स हेल्पफुल हैं. इसके अलावा अगर सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस केस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं और फिर हम स्टेरॉइड्स और बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और वो साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह उनका ट्रीटमेंट करते हैं. अदरवाइज़ पेशेंट्स को हम कहते हैं पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है, और एनसेड्स यूज़ करें. लेकिन सीवियर है तो फिर हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द हेनॉक-शॉनलेन पर्परा. नेक्स्ट इज़ वर्म्स ट्यूमर. वर्म्स ट्यूमर जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट पीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो आपका किडनी में भी ये कवर हो जाता है, और दूसरा आपकी जो न्यूप्लास्टिक डिजीज़ हैं बच्चों की, उनमें भी ये कवर हो जाता है. ठीक है. तो वर्म्स ट्यूमर के बारे में देखते हैं. अब इसका स्टेरियो कैसा आएगा, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक छोटा बच्चा होगा और उसको पैल्पेबल मास फील होगा और साथ में किडनी सिम्टम्स आ रहे होंगे. चाइल्ड लेस दैन 5 years old विद एब्डोमिनल पेन, हाइपरटेंशन, हेमाचूरिया. एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल फुलनेस हो सकती है, हाइपरटेंशन, हेमाचूरिया, और लेस दैन 5 years old बेबी, मतलब अभी कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम चल रही है ना. इंट्रो में क्या है, इट अराइजेज फ्रॉम द न्यूप्लास्टिक एम्ब्रियोनल सेल्स ऑफ मेटानेफ्रोस, मतलब दिस इज़ कंजेनिटल. जो जब किडनी डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो उस दौरान जो मेटानेफ्रिक डक्ट्स होती हैं उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं एम्ब्रियोनल सेल्स के, वो कैंसरस हो जाते हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन. इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लास्टिमल कंपोनेंट्स, एपिथेलियल कंपोनेंट्स, स्ट्रोमल कंपोनेंट्स. हमने पैथोलॉजी में भी डिस्कस किए हुए हैं. ये फाइंडिंग्स क्या होंगी, वही चीज़ें. एब्डोमिनल मास होगा क्योंकि इट इज़ अ ट्यूमर. हाइपरटेंशन होगी, क्यों, क्योंकि ट्यूमर क्या करता है कि वो रीनल वेसल्स की कंप्रेशन करता है. रीनल वेसल्स की कंप्रेशन करेगा तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम जाएगा. किडनी को ब्लड सप्लाई कम जाएगा तो किडनी रेनिन रिलीज़ करना शुरू कर देगी और उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी. तो बच्चों के अंदर हाइपरटेंशन इज़ नॉट नॉर्मल थिंग. उसके बाद हेमाचूरिया मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होगी, आपको नज़र नहीं आएगी. आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, नेकेड आई से नज़र नहीं आएगी, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो फिर आपको RBCs जो हैं वो नज़र आएंगे. और हेमाचूरिया कब कहते हैं, जब 5 से 10 RBC से ज़्यादा नज़र आए. उसके बाद एब्डोमिनल पेन होगी, बच्चे को फीवर, बुखार हो सकता है, अनीमिया होगा. फिर इसके साथ साथ एसोसिएटेड फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं, हमने पेशेंट की आंख देखनी है, उसमें आइरिस एब्सेंट हो सकता है. एसोसिएटेड कंडीशंस,
जिसको कहते हैं एनीरिडिया और हेमी हाइपरट्रॉफी। डायग्नोसिस, ट्यूमर है। ट्यूमर को देखने के लिए आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? रेडियोलॉजिकल, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एब्डोमेन। देन किडनी को हमने देख लिया कि एक किडनी इन्वॉल्व है या दूसरी किडनी भी इन्वॉल्व है और आईवी यूरोग्राफी हम कर लेंगे और हम देखेंगे कि वो कितना ट्यूमर फैला हुआ है, उसकी स्टेजिंग देख लेंगे कि वो इंफीरियर वेना कैवा को तो नहीं उसने इन्वॉल्व किया हुआ। और मेटास्टेसिस के लिए हम क्या करेंगे कि कहीं और तो नहीं गया हुआ, लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर, बोन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, उनकी भी स्कैनिंग वगैरह कर लेंगे, ठीक है, और वापसी ले लेंगे। यही होती है ना इन्वेस्टिगेशंस किसी भी ट्यूमर की जनरल, कि या तो आप देखो कि वहाँ पे ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है और मेटास्टेसिस में कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, देन इस ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्यूमर को रिमूव करेंगे। ट्यूमर को कैसे रिमूव करेंगे? सर्जरी कर सकते हैं। अगर यूनिलेटरल एक साइड का होगा तो हम उस साइड की किडनी रिमूव कर देंगे, नेफ्रेक्टमी कर देंगे, उसके साथ जो लिम्फ नोड्स होंगे किडनी के वो निकाल देंगे। अगर दोनों साइड का कैंसर है तो एक किडनी को प्रिजर्व करेंगे ऑब्वियसली। और फिर बाकी क्या होते हैं किसी भी कैंसर के लिए? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। और इसके अलावा कीमोथेरेपी में क्या है? एक्टिनोमाइसिन डी, विनक्रिस्टीन, और अगर पुअर प्रोग्नोसिस है तो साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरोपिसिन। सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर वर्म्स ट्यूमर। दिस इज़ ऑल अबाउट द नेफ्रोलॉजी पीडियाट्रिक्स। बाकी जो नेफ्रोलॉजी के टॉपिक्स हैं ना वो आपके मेडिसिन से ही कवर हो जाते हैं पीडियाट्रिक्स के, लाइक एक्यूट रीनल फेलियर एटसेट्रा। ठीक हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।